चलिए आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर 3 एंशियंट इंडिया कर रहे हैं और इसके तहत हम कल्चरल डेवलपमेंट गुप्त एज के समय की पढ़ रहे थे। हम इसमें अतुल लास्ट किस टॉपिक पर छूटे थे मेरे भाई? हैं? झूठे। हम लास्ट इसमें छोड़ के गए थे गुप्ता आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर पर छोड़ करके गए थे और अब हम आगे आरंभ करने जा रहे हैं पेंटिंग। पेंटिंग गुप्ता समय की कल्चरल डेवलपमेंट के तहत इस बुक में लास्ट टॉपिक है। फिर हम दक्षिण के पल्लव और चोलास पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 3 एंशिएंट इंडिया कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द पेंटिंग। देखिए पेंटिंग के विषय में कुछ बातें लिखी हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिखा है कि पेंटिंग रीच्ड हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये परफेक्शन पर पहुंची अपने। लिखा है द कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्ता आर्ट। और तीसरी चीज़ लिखी है एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट वाज गिवन इम्पोर्टेंस एज इट वाज रिगार्डेड एज अ मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल जॉय। ओके, देखिए गुप्त काल पेंटिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। हेरिटेज एंड कल्चर में हमने डिटेल में पेंटिंग से डील किया है। वो चाहे इस समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अजंता की गुफाओं की फ्रेस्को है या फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट की बाघ गुफाओं द बाघ केव उनकी फ्रेस्को है। ये फ्रेस्को पेंटिंग जो इस समय में हुई है आज दिन तक बाघ की गुफाओं में और अजंता की गुफाओं में ये अपने स्वरूप के लिए मानी गई है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत दर्ज हुई है। ओके, दैट पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जो पेंटिंग हैं इस समय के दौरान की ये अमूमन 2nd सेंचुरी BC से आरंभ होकर 7th 8th सेंचुरी AD तक जाती हैं। उसके आगे भी बढ़ती हैं अजंता एलोरा और उसके आगे के समय में। लेकिन गुप्त काल के समय में बहुत ही परफेक्शन के साथ पेंटिंग्स डेवलप की गई हैं। फोकस ज़्यादा रहा करता था एक्सप्रेशन के ऊपर। अधिकतर पेंटिंग बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो बुद्ध और बुद्ध की लाइफ, बुद्ध स्वयं और बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए अलग अलग इवेंट एपिसोड्स, अधिकतर कहानियाँ जो कि जातक कथाओं में दी गई हैं उनका चित्रण किया गया है इन गुफाओं में। एक्सप्रेशन पर फोकस दिया गया है कई टेक्निक्स को यूज़ करके, जैसे कि 3 डायमेंशनैलिटी पर फोकस है। चीज़ें उभरी हुई नज़र आती हैं पेंटिंग के वाया। डेप्थ महसूस होती है आपको। कलर टोन बहुत यूनिक मैनर में यूज़ हुई है। प्रीशियस आइटम्स के लिए उस समय के प्रीशियस टोन से मिलने वाले कलर्स यूज़ हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पर भगवा रंग देना है तो उसका एक मैसेज है, भगवा का मैसेज है, येलो का मैसेज है, ब्लू का अपना एक मैसेज है। कुछ कलर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, सेक्रीफाइस की तरफ ले जाते हैं। कुछ कलर उस समय में उन राजसी ठाठ बाट को दर्शाते हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। कुछ कलर ऐसे हैं जो बुद्ध की सौम्यता को, बुद्ध के अनटच्ड एटीट्यूड को दर्शाते हैं, निर्वाण की अवस्था को दर्शाते हैं। तो इस तरह से रंगों का प्रयोग करना, लाइट एंड शेडो का प्रयोग करना, आउटलाइन और जो कर्व्स दिए गए हैं पेंट के वाया उस पेंटिंग को लाइनिंग के वाया, इसके वाया फोकस करना कि कहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ की है आर्टिस्ट ने, कहाँ पर बॉडी को फ्लो में दिखाया है आर्टिस्ट ने, कहाँ पर बॉडी को इमर्ज करते दिखाया है आर्टिस्ट ने। इस तरह की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑब्ज़र्व होंगी। सो फ्रेस्कोज आर वेरी वेरी यूनिक। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का आर्टिस्ट ये मानता था कि वह जितने ज़बरदस्त एक्सप्रेशन अपनी आर्ट फॉर्म को दे पाया, अपनी पेंटिंग को दे पाया, वही ज़रिया बनेंगे उसके आध्यात्मिक आनंद का, उसकी स्पिरिचुअल जॉय का। तो स्वयं एक आध्यात्मिक आनंद की परिस्थिति में जाने के लिए कलाकार इस समय में संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा था अपनी कला को। द कंप्लीट एक्सप्रेशन इस समय में ये महत्वपूर्ण था। जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य है, उसे कंसीव करने का, उसे धारण करने का तरीका इस समय का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था।
आई बात समझ में। इस पेंटिंग का कैरेक्टर ही ये था कि ब्यूटी किस मैनर में कंसीव की गई है। जैसे कि बुद्ध की आईज़ डेवलप करना, द लोटस आईज़, बुद्ध के फेशियल फीचर्स, उनमें एक ज़बरदस्त शांति का भाव दिखाना, लेकिन निडरता है। बॉडी पॉस्चरिंग बहुत ही फर्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल वो ऑल एनकम्पैसिंग है। वो डराते नहीं हैं, वो भय नहीं पैदा करते, लेकिन वो किसी भी तरह से भयभीत भी नहीं है, निर्भय हैं। तो सुंदरता को बहुत ही तरीके से कंसीव किया गया है इस समय में, चाहे वो पुष्प है, चाहे वो बेल पत्तियां हैं, चाहे पौधे हैं, वृक्ष हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, ईश्वर हैं, और चाहे ही वो किसी तरह के जानवर हैं। इन सभी को इस तरह से पेंटिंग फ्रेम्स में दिखाया गया है कि आपको वो फ्रेम अपने आप में एक स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए एक कंप्लीटनेस के साथ ऑब्ज़र्व हो, और हर किसी को, हर पात्र को स्टोरी के फॉर्मेट में कंसीव किया है। यही उस पात्र की ब्यूटी है, उसके फीचर्स उसी हिसाब से विकसित हुए हैं। तो ब्यूटी का कंसेप्शन बहुत यूनिक रहा है इस समय में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था गुप्त समय की पेंटिंग आर्ट का, उसका जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया। बस बात इतनी सी ही है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कहानी शुरू होती है पल्लव और चोलों की। दक्षिण भारत के इतिहास में अगर पल्लवों और चोलों का जिक्र ना हो तो फिर दक्षिण ही क्या हो, महत्वपूर्ण है। देखिए, चोल तो आपको पता है पहले भी आए, BC से लेके AD के समय में। करिकाल एक महान शासक हुआ है उस समय का। देखिए, महान मैं कह रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री में हो सकता है ऐसे वर्ड ग्रेट ना यूज़ किया गया हो। तो करिकाल एक बहुत ही बड़े शासक रहे हैं। उनके चेर और पांड्या से कंबाइंड फोर्सेस से युद्ध हुए हैं। उन्होंने सेलोन अर्थात श्रीलंका को उत्तर की ओर आने से रोका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित किया। उनके समय में आर्ट, लिटरेचर को सपोर्ट किया। सब कुछ ये ख़त्म होंगे, ये फिर से उभरेंगे चोल, और ये बाद के चोल शासक हैं। इन शासकों में राजा चोल, राजेंद्र चोल, विजयालया, ये महत्वपूर्ण शासक हैं। राजा चोल, जिनके द्वारा राजराजेश्वर मंदिर, अर्थात कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर, यानी कि शिव मंदिर बनाया गया है थंजावुर में, यानी कि तंजौर में, जो कि चोलों की राजधानी रही है। बृहदेश्वर मंदिर देख लीजिए, भव्यता का अनुभव हो जाएगा। चोल बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे, ज़बरदस्त आर्किटेक्चर। इनके पहले बात पल्लवों की करेंगे। तो चोल और पल्लव और चोलों के समय में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्कल्पचर्स, इनको बहुत सपोर्ट दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं। जब पल्लवों की बात करते हैं तो एक तरह से 6th से लेके 8th सेंचुरी AD के दौरान दक्षिण के इसी क्षेत्र में, पल्लवों के समय में, आप ऐसा मान सकते हैं कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आरंभ हो रहा है, विकसित हो रहा है, और लगभग वो सभी फॉर्म्स दे जाएगा जो आगे जाकर के पीक पे पहुंचेंगी। ये पल्लवों के समय में हुआ। जहाँ उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर है, नागर शैली, जैसे दक्कन के मंदिर, डेक्कन, द कर्नाटक रीजन की शैली बेसर है, वैसे ही दक्षिण की शैली द्रविड़ है। कौन सी शैली है कन्या? 3 नागर शैली, बेसर शैली, बेसर, द्रविड़। जानती हो बेसर का नाम बेसर क्यों पड़ा? बेसर शैली, इट इज़ अ मिक्स ऑफ 2 आर्ट फॉर्म्स, द नागर एंड द द्रविड़। नागर और द्रविड़ के मिक्स से जो बनता है वो बेसर है। ठीक है, तो अगर सीधी सीधी भाषा में बताना चाहोगी तो ऐसे बता देना किसी को, हिमालय से लेकर के नर्मदा या अर्थात विंध्या तक है नागर, नर्मदा से नीचे कृष्णा के बीच में है बेसर, कृष्णा से नीचे दक्षिण तक द्रविड़। ओके, ऐसे वैसे ऐसे हार्ड लाइन डिस्टिंक्शन होता नहीं है, पर ऐसा है ना सिम्मी, सपोर्ट करते हो ना मेरी बात को? तो ये 3 शैलियाँ हैं। उत्तर की नागर शैली जानी जाती है अब मंदिरों के टॉप पे बने शिखरास के लिए। शिखर, जाइए जलंधर के किसी हिंदू मंदिर को देख लीजिए, जलंधर गीता मंदिर देख लीजिए, ऊपर क्या बना होगा? शिखर, द स्पाइरलिंग शिखर। उसके नीचे होगी द मेन डीटीज,
राधे श्याम, माँ दुर्गा, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये गर्भगृह है। तो गर्भगृह है, शिखरा, और इसके सामने पिलर्ड वाला एक वरांडा, दैट इज मंडपा। तो मंडप, गर्भगृह, शिखर, ये फीचर हैं नागर शैली के। दक्षिण के मंदिरों में जाओगी तो एक पिरामिडल शेप की चीज दिखेगी, वो है विमाना, पगोड़ा। तो उसको कहते हैं विमाना। शिखर नहीं होता वहाँ, विमान होता है। ओके, बिल्कुल पिरामिडल इस तरह से। उसके नीचे है गर्भगृह, जहाँ पर लिंग होंगे, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी। गेट, सामने एंट्रेंस पर एक गेटवे होगा, वो भी विमान की तरह ही होगा, वो होगा पगोड़ा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पगोड़ा। लेकिन उसका नेम क्या है? द गोपुरम। तो ये दोनों ही, विमान, वो गोपुरम, और ये दोनों ही को आप पगोड़ा कह सकते हैं। ओके, ये प्रकार है पगोड़ा। तो विमान देवी देवताओं के ऊपर, जैसे उत्तर भारत में शिखर, दक्षिण भारत में विमान। उत्तर भारत में एक बाउंड्री वॉल और गेटवे का ऐसा सिद्धांत नहीं, पर दक्षिण भारत में बाउंड्री वॉल और गेटवे का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं गोपुरम। तो दक्षिण के मंदिर जाने जाते हैं किसके लिए? विमान, द वॉल, द गोपुरम, इन चीज़ों के लिए। ओके, ये है द्रविड़ शैली। तो नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर, दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए काल मशहूर है पल्लवों का। पल्लवों के द्वारा शुरू में जो मंदिर बनाए गए वो चट्टानों को काट काट के बनाए गए, वो है रॉक कट मंदिर। और हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे महाबलीपुरम अर्थात मम्मलापुरम यानी कि महाबलीपुरम स्टाइल मंदिर जो हैं वो रॉक कट मंदिर हैं, जैसे कि रथ मंदिर बनाए हैं। एक बड़ा सा बोल्डर पड़ा है, आपकी हिम्मत इतनी की रहती है कि आप अपना नाम लिखाते हो, सपना लव सूरज, ये आपका पुरुषार्थ इतना कही है। लेकिन वो जो पल्लव थे वो पत्थर को ऐसे देखते थे, वो कहते थे कि अर्जुन रथ बना दो इसे। तो फिर कारीगर उसे छैनी हथौड़ी से काट काट के मंदिर बना देता था। तो इस तरह से रॉक कट टेम्पल यानी कि रथ प्रकार के मंदिर महाबलीपुरम के, ममल्लापुरम के, ये पल्लवों के समय के। ऐसा नहीं है कि पल्लवों ने यही बनाए हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल भी बनाए हैं, ईंटें और पत्थरों से मंदिर भी बनाए हैं, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल में कौन से टेम्पल महत्वपूर्ण है? यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल तो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब तक के भारत में ये लार्जेस्ट सिंगल वर्क है जो कंसीव किया गया है। क्यों? उसका कारण है, कैलाशनाथ टेम्पल इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर with thousands of images and is the largest single work of art ever undertaken in India। भाई लार्जेस्ट कहा मैंने, हाँ आई बात समझ में? अच्छा यार इतना बताओ, लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट, अरे यार विदेश में बताओ, विश्व में बताओ। नील नदी जो है लंबी नदी है। बड़ी नदी कौन सी? लार्जेस्ट, अमेज़न। अब समझ गए ना? लार्जेस्ट, ना टॉलेस्ट बोल रहा हूँ ना लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ बेटा, लार्जेस्ट बोल रहा हूँ। 1000 के अराउंड मूर्तियाँ ही बना डाली तो लार्जेस्ट ही होगा, सोच के देखो। तो कैलाशनाथ टेम्पल इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर विद थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एंड इज द लार्जेस्ट सिंगल वर्क ऑफ आर्ट एवर अंडरटेकन इन इंडिया। ओके, सो फेमस पल्लवों के समय का। ओके, पल्लवों के विषय में ये कहानी है कि टेम्पल वाज द सेंट्रल प्लेस इन द विलेज। ये पल्लवों के समय में भी है और इसके आगे चोलों के भी समय में। टेम्पल जो हैं वो गांव का सेंट्रल प्लेस होते थे, मतलब गांव के लोग यहाँ मिला करते थे, अपने आइडियाज़, अपने बिलीफ, अपने थॉट एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, कॉमन इंटरेस्ट के मैटर रेगुलरली डिस्कस हुआ करते थे। यही मंदिर हैं जो शिक्षा संस्थान के रूप में स्कूल का पर्पस भी सर्व करते थे, और यही मंदिर हैं जहाँ पर कोई फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस के समय में म्यूज़िक, डांस, प्लेज, ड्रामा सब हुआ करता था। तो मंदिर केंद्र में थे समाज के, मंदिर केंद्र में थे गांव के।
मंदिरों का बहुत ही सेंट्रल रोल हुआ करता था, एक सेंट्रल प्लेसमेंट थी टेम्पल की। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। पल्लवों से आगे बढ़ते हैं तो कहानी चोलों की आ जाती है। पल्लव अपने आप में प्रतापी शासक थे, सभी तरह के निर्माण कार्य दिए उन्होंने। आपने देखेंगे कि रॉक केव से वो रॉक कट आर्किटेक्चर तक, रॉक कट से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक वो चीज़ें दे करके गए। अब समय आता है चोलों का। 6 से 8 सेंचुरी जहाँ पल्लवों ने काम किया, वहीं 10th से 12th सेंचुरी के बीच में चोलों के समय में बहुत विकसित हुए हैं ये मंदिर। आप कह लीजिए कि ज़ेनिथ ही अचीव हो जाएगा उन्हें द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल के तहत। उसमें यहाँ पर बात आई है, चोलास किस कारणों से महत्वपूर्ण थे? समुद्रों पर उनकी विजय से। देखो, चोला जो थे भारत के एक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी एक नेवल फ्लीट मेंटेन की थी, यानी कि जहाजी बेड़ा मेंटेन किया था जो उनकी समुद्री लड़ाइयों में उनकी सहायता किया करता था। चोलों का प्रताप इतना था करनदीप, अगर भारतीय नक्शे को देखते हो तो उसके नीचे से जो इंडियन ओशियन से हो के ऐसे आगे जो बढ़ते हो तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से हो करके ऊपर पहुंचते हो साउथ चाइना सी होके चीन में। चोलों का प्रताप इतना था कि ये पतली जल की धारा यानी कि स्ट्रेट जो दो समुद्रों को जोड़े या दो लैंडमार्क्स को तोड़े, एक दूसरे से अलग करे, उसे स्ट्रेट कहते हैं। ये है मुलक्का स्ट्रेट। ये मुलक्का स्ट्रेट से जहाज़ नहीं आ जा सकते थे चोलों की अनुमति के बिना। अक्सर चीन से व्यापारी मंडल भारत आया करता था चोलों को ये सहमति दिलाने कि हमारे जहाज माई बाप जाने दिया करें। इस तरह से इस इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी इलाके में चोलों का दबदबा था, कंट्रोल था पूरा। जियोपॉलिटिकली इंडियन ओशन बहुत महत्वपूर्ण है शुरू से ही। आई बात समझ में? तब से लेके चीन को आज दिन तक चिंता है कि इस इलाके में अपनी पकड़ बनी रहे, इसलिए बड़े बड़े लोन देता रहा श्रीलंका को। और आपने नतीजे फिर देख ही लिए। श्रीलंका ने भर भर करके लोक कल्याणकारी नीतियाँ चलाने के प्रयास किए। टूरिज़्म पर बेस्ड इकॉनमी थी। कोविड ने 2 साल के लिए नक्की बंद कर दी, पैसा ख़त्म, सेल्फ रेवेन्यू हो नहीं रहा था, जन कल्याणकारी नीतियाँ जस की तस, ट्रेजरी ड्रेन्ड, लेनदार खड़े हो गए जिन्होंने लोन दे दे करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया था। अब उनकी इंटरेस्ट दें कि भाई जन कल्याणकारी नीति चलाएं कि रेवेन्यू जनरेट करें, क्या करें तो करें क्या। कोरोना की एक मार एक मुल्क पर ऐसी ही पड़ सकती है, ये भी देखने लायक था, पड़ी। लोगों के निजी उद्योग धन तो बंद हुए ही हुए, देश के देश भी डूबे हैं, पर उभर आएगा। करनदीप एक बात याद रखना यार, बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बड़े बड़े शायर राइटर लिख के गए हैं, जब खुशी का दौर नहीं रहा तो गमी का क्यों नहीं टलेगा भाई। एक दिन अच्छा दौर भी आ जाएगा, ये भी गारंटी है। श्रीलंका फिर सेट हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। ओके, अभी के लिए हम तुम लोगों को सेट करें ये पढ़ा करके। तो समुद्री विजयों के लिए फेमस है भाई चोले। अगर कोई पूछे 4 किंगडम बता के बेनीता कि समुद्री जहाजी बेड़े कौन रखा करते थे, तो क्या आंसर करोगी? आंसर तो कर ही दिया आपने बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बातें, ये देखना आंसर करेंगी दीदी आपकी। हाँ, समुद्री जहाजी बेड़े कौन सी डायनेस्टी रखती थी बेटा? चोलास। आई वो समझ में? इंग्लिश में चोल, सही बात है, गुड, यू आर गुड गर्ल, आई नो दैट। तो चोलास, ओके। चौड़, चौल मत कह देना भाई, चोल है वो, क्लियर? पंजाबी में चावल को अक्सर चौल कह देते हैं ना, तो कई बार पुलेखाना ना लग जाए, तो वो वाले चोल। अनरीत बोर हो रही है, कहती यार मतलब रोज रोज वही स्टंट, वही बातें। कोई मैं सीनियर क्वेश्चन पूछा करो, फिर मेरे आंसर देखना, इसलिए मैंने लेक्चर के आरंभ में पूछ लिया था, है कि नहीं? फिर अगला एक बीच में भी पूछा जो तुलसीदास जी का था। अब मैं शुरू हो गया अपने बोर क्वेश्चनों के साथ, ठीक है? आगे है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। ये इसलिए भी जाने गए हैं कि ग्रामीण स्तर पर इन्होंने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे सिस्टम स्थापित कर दिए। मतलब चोलों के समय से ही बेटा हमारे ग्रामीण स्तर पर पंचायती सिस्टम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह नज़र आता है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहा है फुली। इसके लिए इनकी संस्थाएं थी।